कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 21 अजला में बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया। इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटीज़ और ज़िला काउंसिल्स में ज़िमनी इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए खाली कर दी नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने खाली मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 21 अजला में बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया। इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटीज़ और ज़िला काउंसिल्स में ज़िमनी इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए खाली की गई नशिस्तों पर भी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने खाली मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। आजिज़, बताइएगा इलेक्शन किन अजला में होंगे? जी हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया है अब से थोड़ी देर कबल, जिसमें अजला में ज़िमनी इलेक्शन होंगे और जो नशिस्तें जनरल है या मखसूस है उन तमाम पर इलेक्शन होगा। बाकायदा एक शेड्यूल जारी किया गया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, टाउन कमेटीज और यूसीज में जितनी भी खाली नशिस्तें हैं उन पे इलेक्शन होगा। सिंध के 21 अजला में ये इलेक्शन होगा और जिसमें कराची के 7 अजला कराची के मेयर और मेयर मुराद के लिए भी जो नशिस्त जी, आजिज़ से हम दोबारा राब्ता करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 21 अजला में बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया है। इलेक्शन 5 नवंबर को होगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन कमेटीज़ और ज़िला काउंसिल्स में ज़िमनी इंतखाब होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए खाली कर दी नशिस्तों पर भी इंतखाब होगा। इलेक्शन कमीशन ने खाली मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल का भी ऐलान किया है। आजिज़ जमाली से दोबारा हमने राब्ता किया। आजिज़, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि कराची के हवाले से इसमें अहम खबर ये भी है कि मुर्तज़ा वहाब जो मेयर कराची हैं और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं, उनके लिए भी नशिस्तें खाली कर दी गई हैं और उनको भी इसी इलेक्शन में के जरिए दोबारा यूसी से कामयाब होकर आना है। इस तरह सिंध के 21 अजला में ये बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन होंगे। इसके जो है 2 अक्टूबर को इनके जो है पोलिंग का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। 3 अक्टूबर से कागजात की नॉमिनेशन होगी, वसूली होगी और इस तरह ये पूरा एक 15 दिन का शेड्यूल दिया गया है और 5 नवंबर को सिंध के 21 अजला में ये बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अच्छा आजिज़, बताइएगा इलेक्शन किन किन अजला में होंगे? 21 जो अजला है उनके नाम बताइएगा। जी मैं आपको बता देता हूँ। 7 अजला जो है वो कराची के हैं। कराची में खाली जो टाउन से यूसीज हैं या म्यूनसिपल की मखसूस नशिस्तें हैं उन पर इलेक्शन होगा। जबकि उसके अलावा सिंध के जिन अजला में इलेक्शन होगा उनमें सक्खर है, लाड़काना है, घोटकी है, खैरपुर है, जेकबाद है, कश्मोर है, शहीद बेनज़ीराबाद है, नौशरो फिरोज है, सांगड़ है, मीरपुर खास है, उमरकोट है, पार्कर है, टेड्रो अलयार है, हैदराबाद है, जबकि ठट्टा है और कराची के 7 अजला इसमें शामिल है। सिंध के 21 अजला में ये ज़िमनी बलदियाती इलेक्शन होंगे। अच्छा आजिज़, आप हमारे साथ ही रहिएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर जामिया कराची के असातिज़ा ने हड़ताल ख़त्म कर दी। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की हड़ताल करने वाले असातिज़ा से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर असातिज़ा ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे, आजिज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा क्या यकीन दहानी कराई है निगरान वज़ीर-ए-आला साहिब ने? जी हाँ, काफ़ी दिनों से जामिया कराची के असातिज़ा की जो हड़ताल थी वो बिलाखिर आज ख़त्म हो गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदरत यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का एक इजलास जारी था तो उस दौरान ये बात आई। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आला सिंध ने असातिज़ा को तलब किया। उनका एक वफ़द जो है वज़ीर-ए-आला हाउस पहुंचा, उनसे बाकायदा मुलाकात हुई और उनकी वज़ीर-ए-आला सिंध ने हिदायत किया कि आपके जितने भी मुतालबात हैं उस पर जो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का सेक्रेटरी जो है वो उनको पेश करेगा, उस पर बाकायदा वर्कआउट किया जाएगा। आप जो हड़ताल है वो फौरी तौर पे ख़त्म कर दें। लिहाजा जो जामिया कराची के असातिज़ा थे उन्होंने हड़ताल ख़त्म कर दी है।
यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस इजलास में वजीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स की कारकर्दगी पर बड़ी बरहमी का इजहार किया है और वजीर आला सिंध ने ये भी कहा है कि बोर्ड्स की जो सूरत हाल है उसमें नाअहली है, गफलत है और करप्शन है। करप्शन को रोकने के लिए एक जामे प्लान बना के उनको दिया जाए और बोर्ड्स के तमाम बोर्ड्स का एक इजलास उनकी सदारत में बुलाया जाए। खास तौर पे जो सिंध के बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स पे बड़ी बरहमी का इजहार किया है और करप्शन के हवाले से वाशगाफ अल्फाज में वज़ीर आला ने कहा कि वो जानते हैं कि बोर्ड्स में करप्शन होता है और उसको रोका जाए। अच्छा आजीज़, बताइएगा क्या तमाम मुतालबात जो असासा के थे वो मान लिए गए हैं, और ये भी बताइएगा कि कहा गया कि वाजिबात की अदम अदायगी का उनका जो मुतालबा था असासा का, तो कब तक वाजिबात जो हैं अदा कर दिए जाएंगे? जी, तर्जमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक कि फौरी तौर पे वज़ीर आला के कहने पर असातिज़ा ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है। असातिज़ा ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ को पेश किया है। अब इस पे वज़ीर आला सिंध से बातचीत होगी और इसका बाकायदा कोई बाज़ाब्ता ऐलान होगा, हुकूमत इस पर फैसला करेगी। लेकिन फ़िलहाल ये कदम उठाया गया है कि हड़ताल फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है और वज़ीर आला ने उनको यकीन दिलाया है उनके जो भी मुतालबात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। जी बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि असातिज़ा ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया और उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर जामे कराची के असातिज़ा ने हड़ताल को ख़त्म कर दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की हड़ताल करने वाले असातिज़ा से मुलाकात हुई थी। वज़ीर आला की हिदायत पर असातिज़ा ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी पर हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 1 साल से ज़ायद तक गायब रहने वाले असातिज़ा को फारिग करने की हिदायत की। जस्टिस मकबूल बाकर ने तालीम में इस्लाहात लाने के अज़्म का इज़हार किया। बोले सिर्फ असातिज़ा की हाज़िरी यकीनी बनाने से काम नहीं चलेगा, उस्ताद को पढ़ाना भी आना चाहिए। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल्स में मनशा की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला सिंध तालीम की बेहतरी के लिए सरगर्म हो गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेरे सदारत स्कूल एजुकेशन का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम राना हुसैन और सेक्रेटरी शीरीन आरेजो ने ब्रीफिंग दी। बताया कि सिंध में कुल 40,482 स्कूल हैं, उनमें 35,953 प्राइमरी हैं, उनमें 1640 मिडल, 838 एलिमेंट्री, 1630 सेकेंडरी और 421 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसी तरह असातिज़ा की तादाद 1,56,949 है, जिनमें 1,56,003 मेल और 51,346 फीमेल हैं। ब्रीफिंग में बताया कि स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगा है। निगरान वज़ीर आला ने असातिज़ा के इंतखाब को मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी। बताया कि सिर्फ हाजिरी नहीं, उस्ताद को तुलबा को पढ़ाना भी आना चाहिए। इजलास के दौरान निगरान वज़ीर आला को स्कूल की नाकिस इमारतों से मुतालिक आगाह किया गया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तालीम को अपना हथियार बनाने के अज़्म का इजहार किया। 1 साल से ज़ायद अरसा तक गायब रहने वाले असातिज़ा को फारिग करने की हिदायत कर दी। महकमा खजाना से मदद लेकर गायब असातिज़ा का डेटा मुरतब करके कार्रवाई करने की भी हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आला ने स्कूल्स में मंशियात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात का भी हुक्म दिया। उन्होंने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को 7 यौम में तमाम स्कूल्स को निसाबी किताबें फराहम करने की भी हिदायत की। साफ कहा कि 7 दिनों में खुद आकर चेक करूंगा निसाबी किताबें तकसीम हुई या नहीं। निगरान वज़ीर आला ने तमाम तैलीमी इदारों की ग्रांट फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत की है। आजिज़ जमाली, कराची। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की रेवेन्यू दफातर के दौरों के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने फौरी तौर पर 6 सब रजिस्ट्रार्स को हटाने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की रेवेन्यू दफातर के दौरा के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ जमाली। अजीज़, बताइएगा। जी हाँ, आज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेरे और जो उन्होंने हाल ही में रेवेन्यू के था उसकी पूरी
जी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की रेवेन्यू दफातर के दौरों के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने फौरी तौर पर 6 सब रजिस्ट्रार्स को हटाने की भी हिदायत जारी की हैं। रेवेन्यू, आपको बताएं कि वज़ीर आला के रेवेन्यू दफातर के दौरे के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बात करेंगे, आजिज़ जमानी हमारे साथ मौजूद है। आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, 6 सब रजिस्ट्रार हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पे हटाने का हुक्म दिया है वज़ीर आला सिंध ने, और जो वज़ीर रेवेन्यू पे हटाया जाए सब रजिस्ट्रार। जी, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की रेवेन्यू दफातर के दौरों के बाद करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने फौरी तौर पर 6 सब रजिस्ट्रार्स को हटाने की हिदायत जारी की हैं। नाज़रीन, कराची के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत बढ़ने लगी। DMC गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोरंगी नंबर 2 में तलबा को नई इमारत मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना है। स्कूल की नई इमारत में बिजली और पानी के साथ वॉशरूम की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। स्कूल के तलबा को हाल ही में पुरानी इमारत से नई इमारत मुंतकिल किया गया था। इसी हवाले से मज़ीद देखिए सबा परवेज़ की रिपोर्ट। कराची में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की शिकायत ताहाल बरकरार। कोरंगी 2 नंबर में स्कूल की नई इमारत तालिबात के लिए मुश्किल का बाइस बन गई। DMC गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में तालिबात को पुरानी इमारत से नई इमारत मुंतकिल कर दिया, लेकिन नए स्कूल की इमारत में बिजली है न पानी की सहूलत, वॉशरूम के दरवाजे भी नहीं है। तालिबात को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर पंखे नहीं है और है ना हम लोग को गर्मी में काम करना पड़ता है बगैर लाइट के, और वॉशरूम के दरवाजे भी नहीं, इस काबिल भी नहीं कि हम वॉशरूम में जा सकें। जी, हवा भी नहीं आती है, इतनी गर्मी लगती है। स्कूल ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि नई इमारत में बिजली और पानी का कनेक्शन बहाल किया जाए ताकि तालिबात की मुश्किलात हल हो सके। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ सबा परवेज, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन की CBA ने गवर्नर सिंध और मेयर कराची से बड़ा मुतालबा किया। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के चेयरमैन इरशाद खान ने कहा है कि KDA और KMC पर इदारे के वाजिबुल अदा 10 अरब रुपए की अदायगी के लिए किरदार अदा करे। चेयरमैन CBA इरशाद खान का कहना है कि हाजिर सर्विस रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। वफाकी और सूबाई इदारों पर वाटर कॉरपोरेशन के वाजिबात 29 अरब 52 करोड़ से तजावुज़ कर गए। सिर्फ KDA और KMC वाजिबात का हजम 10 अरब रुपए है। इरशाद खान ने गवर्नर सिंध और मेयर कराची से मुतालबा किया कि 10 अरब रुपए के वाजिबात अदा करवाएं ताकि इस रकम से वाटर कॉरपोरेशन के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा करके माली आसूदगी को फराहम की जा सके। देखिए जी, हमारे मामलात COO से हमारी मीटिंग थी। पहले COO से थी, फिर उसके बाद CEO MD प्लस सलाउद्दीन साहब से थी। मसला ये है कि हमने सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा उन्हें बताया कि देखिए जी, वाजिबात बहुत ज़्यादा हैं। जब आप आए थे उस वक्त 3 अरब रुपए के वाजिबात थे, अब वो बढ़कर 5.5 अरब रुपए के वाजिबात हो गए हैं, जो तकरीबन 5.25 के लगभग हैं। 2 बातें हमने कही हैं कि एक तो ये है कि वाटर बोर्ड का स्क्रैप जो है वो पड़ा हुआ तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए का स्क्रैप है। इसके लिए उन्होंने फौरी तौर पे कमेटी बना दी है और कमेटी से कहा है कि फौरी तौर पे तमाम स्क्रैप जमा करके इसे नीलाम किया जाए। जितनी भी इससे रकम आएगी ये तमाम जो है वो इंशाअल्लाह मुलाजमीन को अदा की जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे, वफाक पे जो है वो 29 अरब रुपए के वाजिबात हैं और तकरीबन 10 अरब रुपए के वाजिबात जो है हमारे KMC और KDA पे हैं। अगर ये 10 अरब रुपए के वाजिबात हमारे ही जो है वो मेयर साहब अदा करवा दें तो मेरे ख़्याल से शायद हमारे जो है ना आंसू पुज जाएंगे, बल्कि वाटर बोर्ड जो है वो फल फूलने लगेगा और मुलाजमीन जो है वो खुशहाल होने लगेंगे। मसला ये है कि मैं मुतालबा करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब से और गवर्नर सिंध साहब से कि हमारे जो सिंध गवर्नमेंट पे KDA और KMC पे जो वाजिबुल अदा 10 अरब रुपए हैं, ये हमें दिला दें। 5 अरब रुपए हमारे मुलाजमीन को मिल जाएंगे और 5 अरब रुपए जो है वो हमारे जो है वाटर बोर्ड की खुशहाली के लिए बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। FC एरिया जीनत स्क्वायर में बिजली की लोड शेडिंग से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। लोड शेडिंग के बाइस पढ़ाई का काम भी मुतासिर हो गया। कहते हैं कि बिजली के भारी बिलों से घर चलाना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा हमना निसार से।
बिल्कुल जी, इस वक्त मैं एफसी एरिया ज़ीनत स्क्वायर में मौजूद हूँ, जहाँ बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सारिफिन के साथ साथ कमर्शियल सारिफिन भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ जो कारोबारी हजरात हैं उनका कारोबार में शदीद नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बड़ी का जो काम होता है, लकड़ी के काम होता है, वहाँ जो पूरा इन्हिसार जो होता है वो बिजली पर होता है। और यहाँ पर जब बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है तो जो बड़ी का काम है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। हमारे साथ यहाँ पर बड़ी हजरात मौजूद हैं, जो कारपेंटर हजरात हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप बताइएगा, बिजली की कितनी लोड शेडिंग होती है, कितना काम मुतासिर होता है? यहाँ पर दूसरे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइट नहीं होती है। जो काम का टाइम होता है उस टाइम पे लाइट नहीं होती है। फिर इसके नाम के 2 बजे आती है, 4 बजे आती है, उस टाइम पे काम के टाइम पे लाइट नहीं होती है। उसके बाद कोई काम नहीं होता, छुट्टी कर जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा, जाहिर है काम नहीं होता है तो घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे जब बिजली के बिल आते हैं तो उस हवाले से क्या सूरत हाल है? आप 8-8 हज़ार रुपये भी भेज देते हैं। तो काम आपका कितना होता है और बिजली का बिल कितना आता है, तो जो आपका मुनाफा आपका आसानी से निकल जाता है? मैं तो यहाँ ठेकेदार हूँ, जो सेठ लोग हैं वो तो गए हुए। हमें इसके मतलब अभी कुछ नहीं बच रहा, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हफ्ते में 8,000-9,000 का काम करते हैं, इससे ज़्यादा को राशन आ जाता है, घर का किराए का मकान है, बिजली का बिल, राशन, बचता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, आप बताइएगा सर, आपका काम कितना मुतासिर हो रहा है, किस तरह घर चला रहे हैं? जाहिर है यहाँ पे बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि कमर्शियल है, बिजली पर काम हो रहा है, तो फिर किस तरह ये आपका काम होता है? और जब बिजली नहीं होती है तो क्या आपके जो ऑर्डर्स हैं वो डिले होते हैं, तो कस्टमर का क्या फीडबैक आता है? बहुत मुश्किल हो गया है कमाना, इतना कमाना मुश्किल हो गया है कि दिल करता कारोबार बंद करें, घर के बर्तन बेचें और ख़ुदकुशी कर लें। बस इससे ज़्यादा अल्फाज नहीं है अब कुछ भी। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ दोनों बड़ी हजरात मौजूद हैं जो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, मगर जो इनके काम के औकात में ही बिजली जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से इनका पूरा काम जो है मुतासिर होता है। घर में जो पैसे लेके जाते हैं तो महंगाई की वजह से वैसे ही वो पैसे भी दीगर चीज़ों में लग जाते हैं और कुछ भी पैसा बचता ही नहीं है और घर की ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। इनका यही कहना है कि किस तरह इस तरह गुजारा होगा, और बिजली ना होने के बावजूद जो यहाँ पर बिजली के बिल हैं वो इस कदर ज़्यादा आते हैं कि इनका पूरा खर्चा भी नहीं निकल पाता है। जी, सुल्तानाबाद में दिन भर की गैस लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों के मामूलाती ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। रिहायशी कहते हैं कि महंगाई के दौर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल या होटलों से खाना मंगवाना मुमकिन नहीं। अक्सर शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए। गैस के मसाइल ने सुल्तानाबाद की भी राह देख ली। इलाका मकीनों के मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। रिहायशियों का कहना है कि बच्चे सारा दिन भूखे रहते हैं, गैस का कुछ पता नहीं होता, गैस सिलेंडर रखना किसी खतरे से कम नहीं। गैस सिलेंडर तो हम लोग लेके आए, गैस सिलेंडर एक टाइम पे 4,000 रुपये का था, अभी वही गैस सिलेंडर जो है 12,000 रुपये का है। तो अभी आप खुद ही सोच लें कि हमारी तनख्वाहें कितनी हैं, 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है हमारी, उस पर हम 12,000 का गैस सिलेंडर लेके आते हैं। बच्चे सुबह जो है हमारे बग़ैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। गैस बिजली का भी जो है रोज़ाना रोड सेटिंग है, बस यही हिसाब किताब है, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा मुसीबत है। खतरा है वो तो जाहिर है ना, एक बम है, चलता फिरता बम है जो आप घर में रखोगे। अब किसी सिलेंडर की कंडीशन अच्छी होती है, किसी की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो चलता फिरता बम है। मकीनों ने दरख्वास्त की कि इलाके में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस, कैप्टिव पावर प्लांट और जनरल इंडस्ट्रीज़ को 48 घंटों के ताअतुल के बाद गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। सीएनजी सारिफिन कहते हैं कि गैस की बंदिश मुश्किलात में इजाफा और ज़रिए माश को मुतासर करने का सबब बनती है। वसीम इफ्तिखार की ये रिपोर्ट देखिए। गैस की फराहमी बहाल, सीएनजी स्टेशंस खुल गए। कराची समेत सिंध भर के तमाम सीएनजी स्टेशंस को आज सुबह 48 घंटों की बंदिश के बाद गैस बहाल कर दी गई। सारिफिन का कहना है कि सीएनजी सेक्टर कम गैस इस्तेमाल करता है, इस सेक्टर को बगैर किसी बंदिश के गैस फराहम होती रहनी चाहिए। देखो मुश्किलात तो होती है ना, रिक्शे सीएनजी के अंदर पेट्रोल महंगा है और भी कोई असर नहीं है। ये सीएनजी डलाते हैं वो भी 48 घंटे बंद हो जाती है, तो इतना लोग डलाती भी नहीं है, उसको बंद क्यों होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए ना। बहुत मुश्किलात हो रही है यार, कारोबार वैसे ही नहीं है। अभी देखो हम क्या काम ही नहीं है, अभी खुली है, अभी चला रहे हैं, अल्लाह मालिक है क्या होता है देखते हैं यार। दूसरी जानिब तमाम जनरल इंडस्ट्रीज और बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को भी आज सुबह 8 बजे से गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। कैमरामैन सज्जाद रईस कैमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाज़रीन, शहर कराची की रोशनियों को के इलेक्ट्रिक की नज़र लग गई। घरों के बाद वाइट इलेक्ट्रिक बसें भी के इलेक्ट्रिक इंतजामी की अदम तवज्जुही की शिकार। रूट 1 का चार्जर मलिक कैंट में लगाया गया, जहां बिजली की सप्लाई पूरी तरह से फराहम नहीं की जा रही। मुसाफिरों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक आम तौर पर आवाम के साथ खिलवाड़ करती है, हमारे लिए मुहैया की गई बस सर्विस को भी मुतासर कर रही है। आदिया नाज की ये रिपोर्ट देखिए।
वाइट बस भी के इलेक्ट्रिक की बदइंतजामी का शिकार, बिजली न होने से मसाइल से दो चार। इलेक्ट्रिक बस का रूट 1 आवाम को सहूलत देने में नाकाम। इस बार वजह चार्जर नहीं बल्कि के इलेक्ट्रिक की अदम तवज्जुही है। मलीर कैंट में लगे चार्जर में बिजली सप्लाई पावर कम हो गई। इंतजामिया की जानिब से मुत्तादिद बार के इलेक्ट्रिक को बिजली की सही बहाली की दरखास्त दी गई, मगर 1.5 माह गुजर जाने के बाद भी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इलेक्ट्रिक सप्लाई न होने की वजह से चार्जर से गाड़ियां लेट चार्ज हो रही हैं। रूट 1 पर 15 बसों में से 10 चलाई जा रही हैं, जबकि इन 10 बसों में से 6 रेड और सिर्फ 4 व्हाइट इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। मुसाफिरों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है। मुसाफिरों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को मसला हल करना चाहिए, इससे हमारे लिए मुश्किलात होंगी। हम सुकून से मलीर कैंट के अंदर से डिफेंस तक चले जाते हैं। उसको सही करना चाहिए इनको, क्योंकि इसकी बड़ी सहूलत जो है ना बड़ी मुफीद है। इसकी बड़ी सहूलत है, कैंट में जाने के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ठीक है। और इसका सफ़र भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसको जल्द जो है ना वो ठीक करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कराची की एक बहुत बड़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी सर्विस मिली है आवाम को, तो इसके लिए के इलेक्ट्रिक को थोड़ी सी वो कर लेनी चाहिए। पीबीएस इंतजामिया के मुताबिक मसला हल न होने की वजह से बसों की कम तादाद सड़कों पर लाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से OSHE की अवार्ड तकरीब जारी है, जिसमें वो तमाम कंपनीज जो ILO के तहत वर्कर्स को बेहतरीन माहौल फराहम कर रही हैं, उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं OSHE की अवार्ड सेरेमनी में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है तमाम ILO से रजिस्टर्ड जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने वर्कर्स के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया है, उनके लिए वर्किंग प्लेस के अंदर जो है बेहतरीन एनवायरनमेंट फराहम किया है, उनकी जानिब से जो है आज उनकी अप्रिसिएशन के लिए अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ नसीम बुखारी साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी हमें बताइएगा कि आज का ये इवेंट है, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर वर्कर्स के लिए काम नहीं किया जाता, लेकिन अब जो है ILO काम कर रही है। इस हवाले से बताइएगा, साथ साथ एनवायरनमेंट के हवाले से बताएगा कि एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा कौन से इक़दाम करने चाहिए। देखिए, एनवायरनमेंट के लिए सबसे अहम बात ये है कि ये जो ILO हमें कहता है कि जो उनकी जो शराइत होती हैं वो बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में वो सब स्टैंडर्ड्स जो है ना वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, जहाँ हम काम करते हैं एक तो एनवायरनमेंट ओवरऑल पूरे शहर की भी है, पूरी सिटी की भी है, लेकिन ये जो ख़ास तौर पे अवार्ड दिए जा रहे हैं ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो कि जिन्होंने अपने फैक्ट्रियों में, अपने अदारों में जहाँ उनका काम है वहाँ एनवायरनमेंट को इंश्योर किया गया है। एनवायरनमेंट में देखिए सिर्फ हवा और वो बाकी चीज़ें ही नहीं आती, उसमें बहुत सी एनवायरनमेंट वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें आपके लिए सेफ्टी के मेजर्स भी हैं, आपके लिए बाकी एनवायरनमेंट कैसी आपके लिए, जैसे लेडीज़ हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है जहाँ उनकी हरासमेंट ना हो, नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें जिन अदारों ने दी हैं उनको यहाँ पे अवार्ड दिए जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा जो है वो कदम है। उससे दूसरे लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कि हम भी अगर इस किस्म के काम करें, और हमें ILO वगैरह से ही करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमारे माशरे में ये सारे स्टैंडर्ड जो है ख़ुद से भी अडॉप्ट होने चाहिए। हमें खुद इस वक्त हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं, जैसे बल्दिया का एक बड़ा वाक़या था, तो उस हवाले से भी ILO इस वक्त उसको कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? देखें, असल में तो यहाँ पे भी हमारे बहुत अदारे बने हुए हैं। हमारा अपना लेबर डिपार्टमेंट है जिसके इंस्पेक्टर्स हैं जिनको उन फैक्ट्रियों का मुआयना करना होता है कि वहाँ पर अगर आग लग जाए तो कौन से एग्जिट बने हुए हैं, आग लगे क्यों, उसकी सारी इंस्टॉलेशन का भी मुआयना करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ असल में ये है कि हम थोड़े से नेग्लिजेंस होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसमें लाइफ का मामला होता है, लोगों की ज़िंदगियों का मामला होता है, तो इसमें ऐसी वो नहीं होनी चाहिए नेग्लिजेंस, और ये सारे इक़दाम जो है वो अपनाने चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जाना कि नसीम बुखारी साहिबा का कहना है कि इस वक्त जो है बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर इक़दाम करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। आज अवार्ड सेरेमनी जो है उन तमाम कंपनीज़ की अप्रिसिएशन के लिए ही रखी गई है और ILO जो है इस वक्त तमाम कंपनीज़, तमाम फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है बेहतरीन माहौल, बेहतरीन सेहत और वर्किंग सेफ्टी जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है। जी
मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मुख्तलिफ इमारतों और मसाजिद की तरह बहार शरीयत मस्जिद बहादुराबाद को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, हुजूर पुरनूर आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत दिन करीब आते ही शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा इमारतें, मसाजिद और घरों को बड़ी खूबसूरती से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस वक्त बहार के मकाम पर मौजूद हूँ और बहार शरीयत मस्जिद को भी बड़े खूबसूरत बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया और न सिर्फ मस्जिद को बल्कि अतराफ़ की जो सड़कें हैं उनको भी और उसके साथ साथ करीबी इमारतों को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। मेरे कैमरामैन इस वक्त अगर आपको दिखाएं तो मस्जिद को जो है बड़ी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। दुल्हन का मंजर पेश कर रही है इस वक्त मस्जिद और इसके अलावा करीबी इमारतों को भी बड़ी खूबसूरती से लाइटिंग्स के साथ सजाया गया है और उसके साथ साथ गलियों के जो इखराज और अंदराज की जो जगह है उसको भी खूबसूरती से सजाया गया है। नालियाने पाक के साथ साथ लाइटिंग्स को भी बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है। उसके साथ साथ सड़क पर भी बहादुराबाद चौरंगी से लेकर जेल चौरंगी जाने वाली जो सड़क है उसको भी बड़ी खूबसूरती से आगाज़ से अख्ताम तक सजाया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि शहर के दीगर मकामात पे जो मौजूद इमारतें हैं या मसाजिद हैं या सड़कें हैं या दीगर बड़ी जो सरकारी इमारतें हैं उनको भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। और इस माह विलादत को जो है बड़े जोश व जज्बे से मनाने के लिए तमाम आशिकान रसूल जो है वो भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ घरों को और मसाजिद को सजाने का सिलसिला जारी है बल्कि इसके साथ साथ दीगर ख़रीदारी का भी सिलसिला जारी है, जिसमें नालाने पाक हों, झंडे हों, सर्द व सब्ज़ जो है वो कपड़े हों, तमाम तर चीज़ों की जो है फ़रोग़ का सिलसिला जारी है और बाज़ारों में हमें गहमा गहमी भी देखने को मिलती है। इस वक्त यहाँ पर बहादुराबाद का मकाम पर भी यही अहवाल है। जी, निगरान हुकूमत के बाद सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी। नासिर शाह ने सिंध में दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का दावा किया है। बोले जो काम आधे में छोड़े हैं वो मुकम्मल करेंगे। रीजन प्लाजा होटल में अल-फुरकान एजुकेशन के बच्चों के फनपारों की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बहुत अच्छे इंसान हैं, गैर जानिबदाराना रहना उनके फ़राइज़ में शामिल है। मोहसिन नकवी का आसिफ जरदारी से करीबी ताल्लुक़ है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। पार्टी की सेंट्रल कमेटी के इजलास में कुछ दोस्तों ने शिकायत ज़रूर की थी, लेकिन गैर जानिबदार रहना निगरान वज़ीर आला के फ़राइज़ से मनसबी में शामिल है। एक सवाल के जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कराने का ऐलान खुशाइंद है, जिससे इलेक्शन ना कराने की अफवाहें दम तोड़ गई। अलबत्ता हम चाहते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल भी फौरी तौर पर जारी किया जाए। सानिया बल्दिया टाउन केस में सिंध हाई कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर और खुर्रम निसार के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि हमाद सिद्दीकी को वतन वापसी लाने के लिए क्या इक़दाम किए। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि इंटरपोल रिपोर्ट के मुताबिक हमाद सिद्दीकी 2017 में अबू धाबी छोड़ चुका है। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए, क्या हमाद सिद्दीकी सानिया बल्दिया केस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही अबू धाबी छोड़ चुका था। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला नदीम महबूब ने जवाब दिया कि हमाद सिद्दीकी 2013 में पाकिस्तान से चला गया था। अदालत ने कत्ल केस के मफरूर मुलजिम तकी हैदर शाह और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम खुर्रम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब की। वफाकी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने खुर्रम निसार के मामले पर मौक़िफ़ इख्तियार किया। खुर्रम निसार स्वीडिश नेशनल है और स्वीडन के साथ पाकिस्तान का कैदियों की हवालगी का मुआहदा नहीं। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि वो दोहरी शहरियत रखता है तो स्वीडन के कानून के तहत भी उसका ट्रायल हो सकता है। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कराची में लैंड ग्रैबर्स और उनकी सहूलत कारी में मुलव्विस पुलिस अफसरान की शामत आ गई। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर का कहना है कि सुपर हाईवे, सोहराब गोट और KDA स्कीम 33 में कब्जा माफिया के कारिंदों की लिस्टें तैयार कर ली हैं। लैंड ग्रैबर्स की मदद करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज़ किया गया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखें, लैंड माफिया और जो लैंड ग्रैबिंग में जो नेटवर्क इन्वॉल्व है उनके पीछे हम सख्ती से जाएंगे और ये नंबर 1 प्रायोरिटी है IG साहब की और एडिशनल IG की और हुकूमत वक्त की।
جو انکوائری ہے وہ میں خود کر رہا ہوں اور اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں سامنے آئیں گی وہ انشاءاللہ وہ ہم ٹھوک بجا کے لکھیں گے اور بتائیں گے. جو پولیس والے اس کے اندر انوالو رہے ہیں ان کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اور آگے فردر کسی کی انوالومنٹ نہ ہو اس کو ہم یقینی بنائیں گے.